ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी 2 दिन के लिए डेमो के रूप में। जो आप लोगों का एक बैच होगा, ये फुल बैच आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड बैच रहेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए थे कौन कौन से रहेंगे। हिमाचल प्रदेश आप लोगों का इसमें रहेगा जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला होगा। और इसके अलावा आप लोगों का इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी हो गया। जियोग्राफी आप लोगों का कंप्लीट रहेगा इसमें, और जनरल इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग के मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, आप लोगों का एक कंप्लीट जीके बैच रहेगा आप लोगों का। और जीके बैच आप लोगों का कंप्लीट रहेगा जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी होगी आप लोगों की, और साइंस होगी। और साथ में आप लोगों का रहेगा हिमाचल प्रदेश कंप्लीट सेक्शन, जो आप लोगों के ट्रिपल एसपी एग्जाम में पूछा जाता है। आफ्टर देन आप लोगों को हिंदी के लेक्चर तो मिल गए थे, तो हिंदी के मैं टाइम लग गया तो आप लोगों को उसके एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊंगा एक बैच के रूप में ही। और आप लोगों का एक रहेगी इंग्लिश की क्लासेस। ठीक है, रीजनिंग आप लोगों को आएगी, वो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये सारा बैच जितना भी होगा आप लोगों का, ये हम इसमें पूरे में पढ़ेंगे, और इसमें आप लोगों की टोटल 65+ क्लासेस होंगी। जिन स्टूडेंट ने मेरे पास जीके नहीं पढ़ी है, तो उन स्टूडेंट ने अगर बैच नहीं लिया है, कोई बात नहीं, तो आप जीके से यहाँ से भी बैच कंप्लीट कर सकते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि मैं सारा जितना भी करवाऊंगा ऑलमोस्ट डिटेल में ही करवाऊंगा इसको। और अगर कोई चाहता है कि इससे और अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोगों को जीके का बैच लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट मेरे पास बैचेज आप लोगों को पता है कितने चले हुए हैं, सारे बैचेज रनिंग में हैं आप लोगों के। इनके नए बैच जो आप लोगों के आएंगे, वो आएंगे नेक्स्ट वीक से, मतलब आफ्टर दिस संडे। ओके, तो इसके बाद संडे आएगा आप लोगों का, उसके बाद नेक्स्ट मंडे से सारे क्लासेस स्टार्ट होंगे। टोटल क्लासेस में आज आप लोगों के जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, वो आप लोगों के रहेंगे 4 टॉपिक होंगे। इसमें आप लोगों का एक तो पॉलिटी का रहेगा, इकोनॉमी होगा आप लोगों का, हिस्ट्री रहेगा, और आप लोगों का जियोग्राफी रहेगा। ठीक है, फोकस करूंगा पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, उसके बाद आप लोगों की वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कुछ पूछा जाता है। वैसे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को पूछी नहीं जाएगी, बट कुछ एक टॉपिक अगर लगे मुझे तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पहला जो टॉपिक आप लोगों के सामने है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, सभी के 5 5, और टोटल हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन। आज और कल को मिला के टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, और इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें आप लोगों के जो भी क्लास होगी, जैसे पहले मैं इकोनॉमी को ही कंप्लीट करूंगा, 10 या 12 क्लासेस आप लोगों की होंगी। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे आप लोगों को वो सारे प्रोवाइड होंगे, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स वालों का 12 या 13 तारीख को एग्जाम है, और उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होती है। ये जो सामने आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, ये इकोनॉमी का सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है, बट सिर्फ इसकी लैंग्वेज ही टफ है, बाकी कुछ भी इसमें टफ नहीं देखने को मिलेगा। द क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट receipt and expenditure of government of India has to be laid before the parliament in respect of every financial year। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ये आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिख रहा है। जितना ये बड़ा क्वेश्चन है उतना ही ये छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा। इस इकोनॉमी जो आप लोगों की होगी, और जितने भी आप लोगों के टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, वो सारे आप लोगों के डिटेल में होंगे। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ एक चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा, जिन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है। और जिन स्टूडेंट को मैंने लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं, जो भी आप लोगों के ट्रैफिक वाले हैं या कोई भी स्टूडेंट है, और जिनको ये लग रहा है कि आप लोगों ने जितना भी मटेरियल हमें दिया है वो ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, जो आप लोग मैसेज कर रहे थे कि आपने जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं जीके की, हिमाचल प्रदेश की, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप लोगों को जितनी वीडियोज़ मैंने दी हैं वो सारी देखनी पड़ेंगी। ओके, अगर तो आप लोगों ने मेरिट में अच्छे रैंक में आना है। अदरवाइज आप लोगों को पता है मैं शॉर्टकट में कुछ भी वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। अब समझिए इस बात को। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बात की जा रही है यहाँ बजट की। तो जितने भी देश होते हैं आप लोगों के, उनमें हर जगह क्या किया जाता है, पेश बजट पेश किया जाता है। हर देश का अपना बजट होता है, और बजट जो आप लोगों का होता है ये किस चीज के लिए डिसाइड किया जाता है? नेक्स्ट ईयर का जो भी आप लोगों का एक्सपेंसेस होंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों का डिसाइड किया जाता है बजट को। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आप लोगों का ईयर डिसाइड किया जाता है उसका एक ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन आप लोगों का कौन सा?
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। ये ड्यूरेशन होता है आप लोगों के ईयरली का, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनकम जो आप लोगों की होती है, इस बजट के अंतर्गत ही एस्टिमेट लगाया जाता है गवर्नमेंट की इनकम का। और गवर्नमेंट की जितनी भी आप लोगों की इनकम होगी, उसका एक कंप्लीट एक एस्टिमेट लगाया जाएगा, जो आप लोगों की खर्च की जाएगी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक। यही आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का एक तरह का बजट होता है, जो कि 1 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप लोगों के लिए डिसाइड किया जाता है। और इसी बजट को एक और नाम से जाना जाता है, उस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। इसका एक अन्य नाम है जिसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, जिसे कहते हैं आप लोग राजकोषीय नीति, ठीक है। तो ये जो आप लोगों की राजकोषीय नीति होती है, या जो आप लोगों का बजट होता है, इसी को संविधान में एनुअल, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों का यही कहलाता है आप लोगों का एनुअल फाइनेंशियल पॉलिसी, या इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम भी इसको दिया जाता है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई कि हर देश का अपना एक बजट होता है, और बजट किस लिए बनाया जाता है, नेक्स्ट ईयर के लिए। और आप लोगों का जो ईयर डिसाइड किया जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। इसी में बताया जाता है गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, इसको किस रूप में खर्च किया जाएगा, ये कहलाता है आप लोगों का बजट। और बजट का दूसरा नाम है फिस्कल पॉलिसी। और आप लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, इसमें इसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंस पॉलिसी का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे जो बात की गई है आप लोगों की, कि ये जो आप लोगों का है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐसा आर्टिकल जिसके अंतर्गत एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो राइट आंसर आप लोगों का आएगा आर्टिकल 112, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसको आप लोगों ने इस तरह से ध्यान में रखना है, जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। बट ये जो आप लोगों को टर्म बताई जा रही हैं, ये टर्म आप लोगों के एग्जाम में आएंगी, जो आप लोग HP ट्रिपल एसपी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। किसी को क्वेश्चन आते हैं तो वो टाइप भी कर सकता है साथ साथ। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट टैक्स रिसिप्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, तीसरा है डिस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। अब आप लोगों के ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से कॉर्पोरेट टैक्स रिसिप्ट, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। आप लोगों का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। कॉर्पोरेट टैक्स आप लोगों के कौन से होते हैं, जो कंपनी आप लोगों की होती है वो प्रॉफिट पर देती है, याद रखना इस चीज को। कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट पर टैक्स प्रोवाइड करवाया जाता है, वो आप लोगों का कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स होता है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट आप लोगों की एक ही चीज है। जो भी डिविडेंड और प्रॉफिट मिलता है किसको, गवर्नमेंट को, वो वाला टैक्स ये कहा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे, और इन्वेस्टमेंट सॉरी इंटरेस्ट रिसिप्ट आप लोग जानते हैं क्या चीज आप लोगों की होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, राइट आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पे थर्ड। राइट आंसर आप लोगों का थर्ड होगा। तो डिस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट आप लोगों की क्या होगी। तो सिंपल सी एक बात याद रखना कि जो गवर्नमेंट है आप लोगों की, जो सरकार है, ये दो तरह के चीजों के ऊपर बात करती है। एक तो होता है इसका रिसिप्ट, और एक होता है इसका एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इनमें से एक होता है आप लोगों का रेवेन्यू नेचर का, और एक होता है आप लोगों का कैपिटल नेचर का, ठीक है, जिनकी हम अभी बात करते हैं। जिस ठीक है, एक चीज हम और याद रखिए, सरकार को जो टैक्स के रूप में इनकम प्राप्त होगी, सरकार जो आप लोगों की गवर्नमेंट है, इसको जो इनकम प्राप्त होगी टैक्स के रूप में, वो आप लोगों की क्या कहलाएगी, वो आप लोगों की रेवेन्यू कहलाएगी, ठीक है। रेवेन्यू नेचर आप लोगों का वो होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से आप लोगों के आते हैं, रेवेन्यू में आप लोगों का कॉर्पोरेट टैक्स भी आप लोगों का आता ही है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, जो आप लोगों का जो आप लोगों का ये डिविडेंड है, ये भी आप लोगों का रेवेन्यू नेचर का होता है। और इंटरेस्ट है जो आप लोगों का, वो भी आप लोगों का रेवेन्यू
नेचर का होता है। बट डिस इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों की रिसिप्ट होती है, ये आप लोगों की रेवेन्यू के अंतर्गत नहीं आती है। ये आप लोगों की क्या चीज है? जब भी आप लोगों की गवर्नमेंट जो होगी अपने अधिकार, अपने शेयर या अपनी कंपनी को किसी दूसरे या किसी अन्य इंसान को या कंपनी को क्या कर देती है? बेच देगी। या सिंपल सी बात, जब भी गवर्नमेंट अपना शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देगी या सेल कर देगी, वो आप लोगों की क्या होगी? वो आप लोगों की डिस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट कहलाती है। बस इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, इसलिए ये आप लोगों की किस नेचर में होती है? ये आप लोगों की कैपिटल नेचर में आती है। ठीक है, तो यही आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो आप लोगों का किसके अंडर नहीं आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। ओके, तो ये याद रखिए आप लोग। इसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, एवरी ईयर द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय। यहाँ पे बात की जा रही है कंपाइल्ड। प्रत्येक वर्ष आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा संकलित की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिसर। थर्ड है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या आएगा? जल्दी से बताइए, तब तक मैं इनको गाइड कर देता हूँ दूसरे स्टूडेंट को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है जो आप लोगों का, वो है आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे। सेकंड वर्ड आप लोगों का कंपाइल्ड। ठीक है, दो वर्ड हैं आप लोगों के, इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये क्या क्या आप लोगों के होंगे। ओके, ठीक है। तो आप लोगों की जो गवर्नमेंट है वो हर साल लेकर आती है किस चीज को? बजट को लेकर आएगी। ठीक है, हर जगह की जो गवर्नमेंट होती है वो हर साल बजट लेके आएगी। हम बात करेंगे इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि जो बजट होता है आप लोगों का, ये कब आता है? तो याद रखना आप लोगों ने, जो फरवरी मंथ होगा इसका जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा, फरवरी मंथ का जो भी पहला वर्किंग डे होगा उस दिन आप लोगों का बजट की आएगा। ठीक है, वर्किंग डे को आता है। जो उससे एक दिन पहले रिपोर्ट पब्लिश होती है या रिपोर्ट आती है, वो आप लोगों की क्या कहलाती है? वो आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे कहलाएगा। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है आप लोगों का, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स एडवाइजर होगा प्रधानमंत्री का, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और आप लोगों ने याद रखना है कि इस समय आप लोगों के कौन से हैं? तो उनका नाम है के सुब्रमण्यम। जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोगों का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसके सलाह पर बनाया जाता है, तो इकोनॉमिक एडवाइजर की सलाह पर। प्लीज इसके ऊपर पेन मत चलाइए। ठीक है, इकोनॉमिक जो आप लोगों का एडवाइजर होगा उसकी सलाह पे बनाया जाता है। अब बात की जा रही है उसको संकलित किसके या कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है? तो हमेशा याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर जो आप लोगों का होगा उसके द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन आप लोगों के, तीन क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बनते हैं। एक तो आप लोगों ने देख लिया कि इकोनॉमिक सर्वे किसकी सलाह पे बनता है? इकोनॉमिक एडवाइजर की। दूसरा आप लोगों ने देखा कि कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। थर्ड आप लोगों का क्वेश्चन पूछा, बताया मैंने कि जो बजट आप लोगों का आता है वो फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे आएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे कब आता है, इसकी रिपोर्ट कब आती है? तो फरवरी का जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा उससे एक दिन पहले आप लोगों की क्या आएगी? इकोनॉमिक सर्वे आएगा आप लोगों का। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट करो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट इज इक्वल टू। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? ओके, फोर्थ आएगा।
ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना है आप लोगों ने, मैं किस बात के ऊपर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वर्ड यहाँ पे आप लोगों का इंट्रोड्यूस हुआ है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट आप लोगों का क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट आप लोगों का होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए ये किसके इक्वल होता है, तो याद रखना आप लोगों ने यूनियन बजट के इक्वल होगा आप लोगों का। ठीक है, हमेशा याद रखना यूनियन बजट के इक्वल होगा। और एक और चीज याद रखना जो आपको मैंने पीछे बताई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके अंडर कार्य करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर कार्य करेगी वो। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हर कंट्री का या हर गवर्नमेंट अपना अपना बजट पेश करती है, और जो आप लोगों को बजट पेश किया जाता है उसके दो रूप होते हैं। एक तो आप लोगों का पॉजिटिव बजट होता है और एक आप लोगों का नेगेटिव बजट होता है। इस चीज का ध्यान होना चाहिए आप लोगों का। पॉजिटिव बजट कहने का मतलब होता है जहां पर आप लोगों की इनकम ज्यादा होगी। पॉजिटिव जहां पे होगा वहां पे आप लोगों की जो इनकम होगी वो ज्यादा होगी, एक्सपेंसेस आप लोगों के क्या होंगे? कम होंगे। नेगेटिव बजट होगा आप लोगों का जहां पे इनकम कम होगी और आप लोगों के खर्चे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो भारत का बजट है वो कौन सा बजट है, जानते हो आप लोग इस बात को? भारत का जो बजट है वो कौन सा बजट है? तो भारत का जो बजट है वो बजट डेफिसिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इस चीज के बारे में। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों ने तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इनकम भारत की कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो खर्चों को पूरा करने के लिए भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार उधार लेती है। उधार किनसे लेती है? जैसे आप लोगों के वर्ल्ड बैंक हो गए, आप लोगों की कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई आप लोगों के, आप लोगों का जैसे किसी कंट्री से ले लिया, यूएसए से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, न्यूजीलैंड से ले लिया, कहीं से भी ले लिया। और इसके अलावा भारत सरकार खुद आरबीआई से भी क्या करती है? उधार पैसे लेती है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, मैंने आपको कहा कि जो आप लोगों की फिजिकल डेफिसिट होती है ये यूनियन बजट के इक्वल होती है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे आप लोगों को, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। जो फिजिकल डेफिसिट होती है इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा? कुल उधार लेना, टोटल बोरोइंग करना। और टोटल बोरोइंग कहाँ से हो सकती है आप लोगों की? किसी का आंसर चेंज होगा यहाँ पे। टोटल बोरोइंग आप लोगों की इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, इंटरनल कहाँ से होगी? इंटरनल आप लोग जानते हैं, आपको मैंने कहा आरबीआई। एक्सटर्नल क्या होगी? वर्ल्ड बैंक आप लोगों का, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारी चीजें। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का फिफ्थ है और इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज पास टू कीप चेक ऑन। एफआरबीएम अधिनियम निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करने के लिए लाया गया था या लाया गया है आप लोगों का? ठीक है, बताइए जल्दी। फर्स्ट ऑप्शन जो आप लोगों का है वो क्या है? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फिजिकल डेफिसिट ओनली, रेवेन्यू डेफिसिट ओनली, बोथ फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। जल्दी बताइए जरा। ओके, थर्ड। ठीक है जी, इसके ऊपर पेन मत चलाना कोई भी, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज का, जो आप लोगों को पहला ही तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, एफआरबीएम की फुल फॉर्म, तो ये है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कब आया था। ठीक है, कब आया था मार्केट में पता है? 2003 में आया था। लागू कब किया था? 2004 में इसको लागू किया गया था। उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
तो 2003 में या 2004 में आप लोगों की, ठीक है बिल्कुल सही है, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा या इनकी सरकार के द्वारा एक नया कानून लागू किया गया। और ये आप लोगों का जो लॉ लागू किया गया था या बजट लॉ को पास किया गया था, वो आप लोगों के बजट से रिलेटेड था। ठीक है, बजट से रिलेटेड था। और इस कानून का नाम क्या बताया? FRBM। ठीक है, तो ये बजट के लिए किस तरह रिलेटेड होगा कि बजट में आप लोगों को पता है जो भी घाटा वगैरह होता है इसको कंट्रोल करने के लिए या इसके ऊपर नजर रखने के लिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लागू किया था। किसके द्वारा? आप लोगों के 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, फिजिकल एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये किसके लिए किया गया था? आप लोगों का फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट को नियंत्रण या कंट्रोल करने के लिए। और आप लोगों को बता दिया गया है बजट आप लोगों का आर्टिकल 112 में क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है, जो आप लोगों का आर्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला। ये वाला करिए, इंडियन पॉलिटी का काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के। अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर देखे हैं तो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे उनमें। जल्दी से बताइए। ओके देन, क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके जी। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड आप लोगों का यूएस है, थर्ड आप लोगों का आयरिश है, फोर्थ आप लोगों का है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही यही बात कही गई थी कि जो आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें से 70% जो आप लोगों का भारत का संविधान है वो यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत आप लोगों के कुछ एक चीजों के बारे में बताया गया था, जिसमें आप लोगों की कुछ एक लिस्ट थी। फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट गलत होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, ठीक है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया यूनियन या अखिल भारतीय यूनियन की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? वो आप लोगों के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत की गई थी। और इसी के अंतर्गत आप लोगों की 3 लिस्ट लाई गई थी, जिसमें से एक लिस्ट का नाम था यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट आप लोगों की आई थी स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट आप लोगों की आई थी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आप लोगों की आई हैं। यूनियन लिस्ट आप लोग जानते हैं संघ सूची होती है। स्टेट लिस्ट आप लोगों की, इसे स्टेट लिस्ट को पहले आप लोगों ने ये याद रखना, स्टेट लिस्ट होने से पहले इसका नाम क्या था? इसका पहले नाम होता था प्रोविजनल लिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट आप लोगों की समवर्ती सूची थी। ये सब चीजें यहाँ से ली गई हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और 70% आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहीं से लिया गया है। अब जो आप लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है उनको भी लिख लीजिए आप लोग। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों की नागरिकता ली गई है, संसदीय प्रणाली है जो आप लोगों की वो लिखी गई है, लॉ में एक प्रोसीजर आप लोगों के यहाँ से लिखी गई हैं विधि को बनाने के, रूल ऑफ लॉ कानून के जो आप लोगों के लॉ हैं या नियम है उनको लिया गया है, जुडिशियल रिट्स हैं जो आप लोगों के वो यहाँ से लिए गए हैं। यूएस से क्या लिया गया है? यूएस से आप लोगों का आइडिया ऑफ प्रियम्बल लिया गया है, फंडामेंटल राइट हैं आप लोगों के वो यहाँ से लिए गए हैं, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ से लिया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी यहाँ से लिया गया है। जो आप लोगों का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है इससे आप लोगों के डीपीएसपी लिए गए हैं, जिनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो भी यहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से? आयरिश से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जो आप लोगों का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की वो क्या है? फर्स्टली एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने कि जब भारत और आप लोगों का जो पाकिस्तान था, जो जब ये डिवाइड हुआ था या पार्टीशन हुआ था, वो माउंटबेटन एक्ट के अंतर्गत हुआ था। और उस माउंटबेटन एक्ट के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि जब तक भारत के पास और जब तक पाकिस्तान के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता, तब तक वो किस एक्ट के ऊपर कार्य करेंगे? तो वो तब तक इसके ऊपर कार्य करेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर रह के। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? भारत के संविधान में भारत के किस रूप को वर्णित किया गया है? जल्दी से बताओ। फेडरेशन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी,
अ यूनियन ऑफ स्टेट या आप लोगों का भारतवर्ष? सेकंड। ओके, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने, भारत के संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में किया गया है वर्णित। ओके, और आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप लोगों का यूनियन ऑफ स्टेट है ये किस आर्टिकल में लिखा गया है। आर्टिकल 1 में आप लोगों को एक चीज लिखी गई है। आर्टिकल जो आप लोगों का फर्स्ट है उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, उसमें सीधा सीधा लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये चीज। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस देश का एक अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, इंडिया। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आप लोगों की यूनाइटेड किंगडम है इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप लोगों का अनरिटन है। और अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनके संविधान में क्या लिखा गया है, सिर्फ एक ही बात लिखी गई है, मैग्ना कार्टा, जिसका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लेक्चर में काफी अच्छा दिया गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे लंबा संविधान किसका है, तो वो है आप लोगों का प्यारा देश भारत। ठीक है, तो ये चीजें माइंड में रखेंगे आप लोग। नाइन्थ क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन? भारत का संविधान है जो भारतीय संविधान, इसको अपनाया गया था, कब अपनाया था? तो भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और आप लोग इस चीज को भी जानते, गलत है, आप लोग गलत बोल रहे हो। और आप लोग इस चीज को भी जानते हो कि 26 नवंबर को आप लोगों का कौन सा दिन मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, बट 26 नवंबर 2015 तक इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे ना मनाकर इसे लॉ डे मनाते थे। और अब इसको किस डे में मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल को लागू किया गया था? 15 आर्टिकल को आप लोगों के लागू किए गए थे। तो बाकी जितने आर्टिकल हैं आप लोगों के, उनको कब लागू किया गया? तो उनको लागू किया गया था, जो आप लोग आंसर दे रहे थे, 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को ही क्यों टोटल आर्टिकल आप लोगों के लागू किए गए? तो इसके पीछे की स्टोरी आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को जो आप लोगों की राष्ट्रीय कांग्रेस थी या आप लोगों की जो कांग्रेस थी, इनके द्वारा सबसे पहले क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस आप लोगों का इनके द्वारा मनाया गया था। और हर साल 26 जनवरी को ही इनके द्वारा स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने का यही एक रीजन था जो आप लोगों को बता दिया गया है। 10th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, असेंबली ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम मोहम्मद अली जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंतर्गत आप लोगों की एक संविधान सभा हुई थी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक जो आप लोगों की हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को आप लोगों के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट पहली कब हुई थी? तो पहली इससे 2 दिन पहले हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उसमें किसको बनाया गया था अध्यक्ष? तो अगर पूछा जाए पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वो थे आप लोगों के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आप लोगों को पूछा जाए स्थायी रूप में कौन बने, तो स्थायी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू जानते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत देश के। मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते हैं, कोई क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं पूछा जाएगा। तो चेयरमैन थे कौन किसके? पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 7 जुलाई 1947 को बनाए गए थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भी आप लोग जानते हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी।
इसके बाद आप लोगों का टॉपिक आता है ज्योग्राफी का। जल्दी से बताइए, बेसिक क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के डाले हुए हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं मेरी क्लासेस में ऑलरेडी। विच हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है आप लोगों का? नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या गोवा? जल्दी जल्दी बताइए, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर आप लोगों का छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिपल एसपी में काफी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है आप लोगों का। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों ने मुझे एक चीज का आंसर देना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है? तो ग्रुप में अपडेट कर देना लार्जेस्ट लैंड एरिया कौन सा आप लोगों का रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज, आप लोगों के यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, इन चीजों को ध्यान रखिए। भारत की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि भारत है जो आप लोगों का, उसका जो क्लाइमेट है या उसकी जो जलवायु हो वो कैसी है। तो याद रखना ट्रॉपिकल है आप लोगों की, ठीक है? ट्रॉपिकल होता है आप लोगों का उष्ण जलवायु, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है भारत की जो आप लोगों की भारत की जो जलवायु है मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध सॉरी उष्ण जलवायु है, क्यों है? ऑन द लोकेशन ऑफ द हिमालय इन इट्स नॉर्थ, हिमालय के नॉर्थ में होने के कारण। मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद द ट्रॉपिक, ट्रॉपिक होने के कारण भारत के जो मेजर पार्ट है उनका इनके साथ लगने के कारण। ओवर पावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ओशन, ठीक है? या सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम, जेट हवाएं जो आप लोगों की है उनके कारण, या हिंद महासागर जो आप लोगों का है उसके होने के कारण, ठीक है? इंडियन ओशन को हिंद महासागर कहा जाता है आप लोगों का। तो हमेशा याद रखना जब भी आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना कि जो भारत का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, ठीक है? क्यों है ऐसा? क्योंकि आप लोगों का जो हिमालय है वो नॉर्थ में होने के कारण, इसके नॉर्थ में आप लोगों का हिमालय होने के कारण भारत का जो जलवायु है वो किस तरह की है? आप लोगों की ट्रॉपिकल है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप लोगों का हिमालय उत्तर में ना होता तो साइबेरिया की जो आप लोगों ने हवाएं हैं, ठंडी हवाएं सुनी हैं, अगर आप लोगों का जो हिमालय है वो उत्तर में ना होता तो साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश करती और भारत एक तरह का ठंडा देश माना जाता, ठीक है? अब यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन आप लोगों को बन गया सीधा सीधा, ठीक है? भारत का जो आप लोगों का हिमालय है एक तो दुश्मनों के अटैक से बचाता है, दूसरा आप लोगों को किससे बचाता है? साइबेरिया की ठंडी हवाओं से, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है जी? नई आईडी दे रहा हूँ, वहां पे आइए प्लीज।